हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे और बेहतरीन ही होंगे। देखिए, अब तक हमने 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए। पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर, जिसे आप क्या बोलेंगे भाई, वास्तविक संख्याएं, और दूसरे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, बहुपद। हमने दोनों ही चैप्टर में आपको जीरो लेवल से हीरो लेवल का बेस कराया। हर फॉर्मूले को मैंने सिद्ध करके दिखाया भाई कि पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला क्या है, इसे कैसे सिद्ध करेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए होता है, लेकिन इसके पीछे भी मैंने आपको क्या दिया, एक कंसेप्ट दिया कि भाई होता तो है लेकिन क्यों होता है। उसी प्रकार मैंने श्री धनाचार्य के सूत्र को 2 विधियों द्वारा आपको सिद्ध कराया। पहला विधि मैंने कराई श्री उमर खयाम की विधि, और दूसरी मैंने किसी द्विघात व्यापक रूप के अनुसार मैंने आपको द्विघात समीकरण को सिद्ध कराया। इसी के अनुसार आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है भाई। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी या जो क्लास रहेगी, ये चैप्टर नंबर 3 रहेगा। हमने 2 चैप्टर अब तक कंप्लीट करा दिए। देखिए भाई, चैप्टर का नाम क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जिसे आप क्या बोलेंगे भाई, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब आपको देखो समझ में आ रहा होगा कि परिभाषा अगर इसकी हेडिंग में देखूं तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण की भाई ऐसा समीकरण है जिसमें कितनी चर संख्याएं भाई, 2 चर संख्याएं हैं। और वो कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण है। रैखिक का मतलब क्या होता है, जिनकी पावर कितनी हो, 1 हो, जिसकी पावर कितनी हो, 1, उसे आप क्या बोलेंगे भाई, रैखिक समीकरण। तो भाई क्या परिभाषा बनेगी, ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर संख्याएं, ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर संख्याएं हों और उन दोनों चर संख्याओं की अधिकतम घात 1 हो, ऐसे समीकरण को 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो भाई मैंने क्या परिभाषा लिखी कि ऐसा समीकरण जिसमें चर संख्याएं, कितनी चर संख्याएं हो भाई, यहाँ पे लिख लेना 2 चर संख्याएं हों और उन दोनों चर संख्याओं की अधिकतम घात 1 हो। तो ऐसे समीकरण को 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। भाई कोई ऐसा समीकरण होगा जिसमें 2 चर संख्याएं होंगी और उन दोनों चर संख्याओं की अधिकतम घात कितनी होगी भाई, 1 होगी। तो ऐसा जो समीकरण कहलाया जाएगा वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहलाए जाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई 2x + 3y + के 6 बराबर 0, भाई ये कैसा समीकरण है, तो आप बोलोगे सर ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों है, क्योंकि भाई इसमें कितनी चर संख्याएं दिखाई दे रही हैं, आप बोलोगे सर चर संख्याएं। तो भाई कितनी चर संख्याएं दिखाई दे रही हैं, x, y। तो आप क्या बोलोगे, कितनी चर संख्याएं दिखाई दे रही हैं इसमें, 2, और वो कौन कौन सी हैं, x, y। और इन चर संख्याओं की जो घात है वो कितनी है भाई, x की पावर 1 और y की पावर 1। तो जो घात है वो कितनी है भाई, 1। तो ऐसे समीकरण को हम क्या बोलेंगे भाई, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसका भाई नाम क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर
ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। कौन सा समीकरण है भाई? ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यहां तक भाई बात क्लियर हुई। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक इक्वेशन ली आपसे, जैसे कि 2x प्लस के 3y प्लस के 10 इक्वल कितना ले लिया भाई मैंने? 0। एक इक्वेशन कितनी है? 2x प्लस 3y प्लस के 10 इक्वल कितना है मेरा? 0। और दूसरी इक्वेशन ली मैंने भाई 6x प्लस के 3y प्लस के 2 इक्वल क्या ले लिया भाई मैंने? 0। अब मैं आपसे कहूँगी बताओ, जब मैं दो इक्वेशन एक साथ लूंगा तो उन इक्वेशनों का नाम क्या हो जाएगा भाई? युगपत। युग्मपत समीकरण। क्या हो जाएगा भाई? युग्मपत समीकरण। युग्मपत समीकरण का मतलब क्या होता है भाई? कि ऐसे दो समीकरण हैं, ऐसे दो समीकरण हैं जिनमें चर संख्याएं दो हैं और उन चर संख्याओं की घात एक है, उसे हम क्या बोलेंगे भाई? युग्मपत। लेकिन कैसे युग्मपत? तो आप बोलोगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मपत। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मपत। ठीक है भाई। अब देखिए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई 2x प्लस के 6y प्लस के 10 इक्वल भाई कितना है? 0। मैं अगर इस इक्वेशन की, मैं इस वाली इक्वेशन की तुलना अगर भाई a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर देखिए भाई, ये कोई समीकरण दिया हुआ है और इस वाले समीकरण की मैं तुलना किससे कर रहा हूँ? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितने से कर रहा हूँ भाई? 0 से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या होगी भाई? a1 की वैल्यू है 2। b1 की वैल्यू कितनी है भाई? b1 की वैल्यू है 6। और c1 की वैल्यू कितनी है? तो c1 की वैल्यू कितनी है भाई? 10। तो जो ये आपको व्यापक हल जो दिया हुआ है, ये व्यापक हल क्या निर्धारित करेगा भाई? जो ये इक्वेशन दी हुई है, ये कौन सी इक्वेशन है भाई? पहली इक्वेशन दी हुई है। जो ये इक्वेशन दी गई है, ये इक्वेशन कौन सी है भाई? पहली इक्वेशन दी गई है। क्योंकि यहाँ पर क्या दर्शा रहा भाई? 1। यहाँ पे भी कितना दर्शा रहा? 1। यहाँ भी कितना दर्शा रहा? 1। अगर यहाँ पर 1 दर्शाए तो आपको क्या पता लगाना है भाई? जो समीकरण जो दिया हुआ है, ये कौन सा समीकरण दिया हुआ है भाई? समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है भाई? समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है। हमेशा व्यापक हल किसका कार्य करेगा? समीकरण को पहचानने का कार्य करेगा। अगर मैं यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करूं इसकी, तो आप क्या कहोगे? सर ये जो समीकरण है वो कौन सा समीकरण है भाई? पहला समीकरण है। अगर मैं इसी समीकरण की मान लो a2x b2y प्लस c2 से अगर मैं कंपेयरिंग करूं तो जो समीकरण है वो कौन सा समीकरण भाई? दूसरा समीकरण दिया हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर हुई भाई? नोट कीजिएगा इतनी बात। चलिए भाई, यही हूं मैं, नोट कर लो आप। नोट कर लो भाई, इसे रफ कर दो। अब आगे देखिएगा आप लोग, जैसे कि एक एग्जाम्पल और ले हम। मैं कहूँ आपसे कि 10x प्लस के 20y प्लस के 5 इक्वल 0। मैं आपसे कहूँ इतने की आपको क्या करनी है भाई? कंपेयरिंग करनी है। इतने की क्या करनी है आपको? कंपेयरिंग करनी है। कितने से करनी है भाई? a2x प्लस के b2y प्लस c2 बराबर कितने से करनी है भाई? 0 से। तो मेरे आपसे दो क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन कि a2 b2 और भाई c2 इनके मान कितने हैं? इनके मान
बताइए। और दूसरा क्वेश्चन रहेगा मेरा कि भाई 10x प्लस के 20y प्लस के 5 इक्वल 0 कौन सा समीकरण है, कौन सा समीकरण है भाई बताइएगा, दोनों ही बताइए। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा कि मैंने एक कोई इक्वेशन ली और उस इक्वेशन का मैंने व्यापक हल से कंपेयरिंग कर दी। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, a2 b2 c2 के मान कितने रहेंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई मेरी, जो इक्वेशन मैंने ली है वो कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट है या भाई इक्वेशन सेकेंड है। तो ये कौन सी इक्वेशन है भाई बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्या रहेगा भाई, पहला सॉल्यूशन, ठीक है। तो a2 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 10, b2 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 20 और c2 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 5। a2 की वैल्यू कितनी है भाई 10, b2 की वैल्यू कितनी है 20 और c2 की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन फर्स्ट, अब क्वेश्चन सेकंड जो ये मेरा दूसरा है 10x प्लस के 20y प्लस के 5 बराबर 0। भाई कौन सा समीकरण है ये, समीकरण सेकंड। कौन सा समीकरण है भाई, समीकरण सेकंड है। कौन सा समीकरण है भाई, समीकरण सेकंड है, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए 10x प्लस के 10y या 10y ले लो भाई, या यहाँ पर क्या ले लो 20y प्लस के 5 बराबर कितना ले लो 0। कितना ले लूँ भाई 10x प्लस 20y प्लस 5 बराबर भाई मैं कितना ले लूँ यहाँ पर 0 ले लूँ। तो मेरे आपसे दो क्वेश्चन रहेंगे कि भाई बताइए x का गुणांक कितना है, x का गुणांक, और दूसरे क्या रहेगा y का गुणांक कितना है, y का गुणांक। तो हमेशा याद रखना कि गुणांक का मतलब होता है भाई एक तरीके से कोफिशिएंट, कोफिशिएंट होता है। हमेशा याद रखना कि अगर x का गुणांक पूछा है तो x के कोफिशिएंट को देखो, अगर y का गुणांक पूछा है तो y के कोफिशिएंट को देखो। यहाँ पर क्या पूछा हुआ है भाई x का गुणांक, तो x का मतलब है कि x के साथ कौन सी वैल्यू है, तो आप क्या बोलोगे सर x के साथ कौन सी वैल्यू है 10, तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा भाई 10। अब मैं आपसे कहूँ कि y का कोफिशिएंट, तो y के साथ भाई कौन सी वैल्यू दी गई है, तो आप बोलोगे 20। तो भाई y का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना हो जाएगा भाई 20। x का कोफिशिएंट 10 होगा तो y का कोफिशिएंट कितना होगा भाई 20। यहाँ तक बात क्लियर हुई, चलिए नोट कीजिएगा। भाई यहीं हूँ भाई, हो गया, रफ कर दूं। अब हेडिंग डालिएगा, बेस में ही ये सारी हेडिंग आपकी चलेंगी, ठीक है। मैं चैप्टर को शुरू करने से पहले पहले चैप्टर का बेस कराऊंगा और बेस कराने के बाद फिर चैप्टर की प्रश्नावली को शुरू करेंगे। तो जो मेरी पहली अब हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक हल, व्यापक हल। तो भाई व्यापक रूप या क्या होगा, या फिर व्यापक रूप बोलो या व्यापक हल। तो भाई व्यापक रूप क्या है, तो हमेशा याद रखना ax प्लस by प्लस c बराबर कितना रहेगा भाई 0। ये हमेशा क्या रहेगा भाई, दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप। क्या रहेगा भाई, ये दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप रहेगा भाई। हमेशा एक चीज और याद रखना इसमें, जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि कोई इक्वेशन ली मैंने, कि कोई क्या ली मैंने इक्वेशन, जैसे कि
मान लो कि 10x प्लस 5y प्लस 6 और इक्वल 0। मैं आपसे कहूँ कि भाई ये कौन सा समीकरण है, ये कौन सा समीकरण है, तो आप क्या बोलोगे सर, ये इतना जो कहलाया जाएगा, ये कौन क्या कहलाया जाएगा भाई, दो चर वाले रेखिक, क्या कहलाया जाएगा भाई, ये दो चर वाला रेखिक, क्या कहलाया जाएगा, ये दो चर वाला रेखिक। और जो इक्वल 0 जो होगा वो किसको काउंट करेगा भाई, समीकरण को, किसको काउंट करेगा, समीकरण को, किसको काउंट करेगा भाई, समीकरण को। अगर मैं इस वाले पद और इसे अगर मैं जोड़ दूं, ठीक है, इस वाली वैल्यू को और इस वाले, इनको अगर आपस में मैं जोड़ दूं तो जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वो क्या होगा भाई, आपको दो चर वाला रेखिक समीकरण, क्या होगा, रेखिक समीकरण, क्या होगा भाई, रेखिक समीकरण। भाई कभी कभार ऐसा भी होता है कि यहाँ इक्वल ना आके असमीकाएं आ जाएं, क्या आ जाए भाई, असमीकाएं, लेकिन आपकी क्लास में असमीकाएं नहीं आएंगी, असमीकाएं आगे की चीज है, लेकिन मैं आपको बेस के तौर पर बता देता हूँ। जैसे कि भाई इसमें अगर मान लो कि मैं इसे ऐसे लिख दूं कि 10x प्लस के 5y प्लस के 6 और लेस देन 0, तो भाई इसे क्या बोलेंगे, ये तो आपका क्या कहलाया जाएगा, दो चर वाला रेखिक, ठीक है, और ये क्या कहलाया जाएगा भाई, दो चर वाला रेखिक असमीका, क्या है ये, असमीका, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, दो चर वाला रेखिक असमीकाएं, दो चर वाले रेखिक असमीकाएं, ठीक है। हमेशा याद रखना भाई, चार असमीकाएं होंगी, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, ये क्या होंगी भाई, चार असमीकाएं होंगी, क्या होंगी भाई, चार असमीकाएं कहलाई जाएंगी। कितनी असमीकाएं कहलाई जाएंगी, तो आप बोलोगे चार सर, चार असमीकाएं कहलाई जाएंगी, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल। भाई अगर यहाँ पर इक्वल है तो किस में काउंट होगा, समीकरण में, अगर यहाँ पे इक्वल नहीं है तो वो किस में काउंट होगा भाई, असमीका में। और टोटल कितनी असमीकाएं होंगी भाई, चार असमीकाएं होंगी, जो कि मैंने आपको बता दी है भाई, नोट कीजिए कॉपी में भाई, उस नोट पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है भाई। तो नोट पॉइंट क्या है वो मैं आपको लिखा देता हूं भाई। नोट पॉइंट है भाई, समीकरण, समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है, बिंदु होता है। तो भाई देखिएगा, मैंने नोट पॉइंट क्या लिखा है भाई आपको, कि समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाले रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। कहने का मतलब है भाई कि कोई भी आप समीकरण ले लीजिए, जैसे कि मैंने दो चर वाला एक रेखिक समीकरण ले लिया, उस दो चर वाले रेखिक समीकरण में से अगर मैं मान लीजिए x और y की वैल्यू निकालूंगा, तो जो x और y की वैल्यू जो निकल के आएगी वो एक ऐसा समीकरण निकल के आएगा जो कि रेखा पर स्थित एक बिंदु होगा। जैसे बता दूं भाई, जैसे कि भाई मान लीजिए मैंने कोई इक्वेशन ले ली, मानो कि आप ही बताओ भाई कौन सी इक्वेशन लूं, जैसे कि 2x प्लस के 3y और प्लस के 6 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं एक काम करूं भाई, 2x प्लस के 3y
और देखिए इस 6 को इधर लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा भाई, माइनस की 6 हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि जब संख्याओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो संख्याओं के चिन्हों को बदल दिया जाता है। अगर संख्या प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी और संख्या माइनस की है तो प्लस की। अब ये भैया संख्या किसकी है, प्लस की हो जाएगी। अगर मैं इधर ले गया तो ये संख्या किसकी हो गई भाई, माइनस की हो गई। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से मुझे भाई 2x बराबर लिखाना है, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 6 माइनस 3y। और यहाँ से केवल मुझे x की वैल्यू निकालनी हो तो 6 माइनस के 3y और अपोन में कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। होगा या नहीं बताइए भाई सब लोग, बताइएगा भाई इतना होगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताओ भाई इतना होगा या नहीं होगा। ठीक है भाई। देखिए इसके बाद अगर मान लीजिए मैं अगर x और y की वैल्यू निकालूं, x और y, अब मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू ऐसी रखोगी कैलकुलेशन करने पर, y की वैल्यू सॉरी ऐसी रखो यहाँ पर कि कैलकुलेशन करने पर मुझे किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाए, x की वैल्यू। जैसे कि मान लीजिए मैं x की वैल्यू यहाँ में 0 रखूँ, 0 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो 0, और भाई -6 में से 0 घटाऊंगा माइनस के 6। और भाई देखिए चलिए मैं करके बता देता हूँ। जैसे कि मैंने भाई y की वैल्यू कितनी रखी भाई, 0 रखूंगा यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, माइनस के 6 माइनस के 3 इंटू 0 अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो ये माइनस के 6 माइनस 0 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 6 अपॉन 2, काटूंगा तो भाई कितना निकल के आएगा, माइनस के 3। तो कहने का मतलब है कि y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी निकल के आई भाई, माइनस के 3। y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी निकल के आई भाई, माइनस के 3। ऐसे ही कोई एक और बिंदु ले लो, जैसे कि भाई मान लीजिए कि मैं यहाँ पर मान लो कि 2 रखूं, कितना रखूं मैं, 2। चलिए मैं इसे भी बता दूं, y की वैल्यू आप कितनी रखोगे भाई, 2 रखोगे तो भाई कितना हो जाएगा, x बराबर -6 माइनस के 3 इंटू माइनस के 2। y की वैल्यू मैंने कितनी रख दी भाई, माइनस के सॉरी y की वैल्यू कितनी रख दी, केवल और केवल 2 रख दी। और अपॉन में कितना है भाई, ये आप बोलोगे 2, तो आप क्या बोलोगे सर, x की वैल्यू जो निकल के आएगी माइनस के 6 माइनस 6 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 12 अपॉन 2, काटूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 6। कितनी निकल के आ गई भाई, माइनस के 6 निकल के आ गई। अब जो मैंने x y की वैल्यू 0 रखी तो मुझे x की वैल्यू माइनस के 3 प्राप्त हुई, और मैंने y की वैल्यू जैसी 2 रखी तो मुझे x की वैल्यू माइनस के 6 प्राप्त हुई। मैं आपसे कहूं कि इन बिंदुओं को या इन नंबरों को आप संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते। अगर आप बोलें अगर सर मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो मैं इनको संख्या रेखा पर निरूपित कर सकता हूं। कैसे भाई, देखिएगा, जैसे कि ये x अक्ष होगा जी, x डैश अक्ष होगा, ये y अक्ष होगा और ये y डैश अक्ष होगा। ठीक है भाई, और ये क्या होगा भाई, मूल बिंदु, और मूल बिंदु के हमेशा कोऑर्डिनेट कितने रहेंगे, 0,0। भविष्य में अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताइए कि मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, तो आपको मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट कितने बताने भाई, 0,0। देखना भाई 0 से इधर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा किस में चलेगी भाई, पॉजिटिव में काउंट होगी, प्लस में काउंट होगी भाई, और ऐसे ही माइनस की इन्फिनिटी। और 0 से जो इधर की वैल्यू होगी वो माइनस में चलेगी भाई, माइनस के 4 माइनस के 5 और ये माइनस के 6। ठीक है भाई, 0 से ऊपर की वैल्यू हमेशा प्लस में काउंट की जाएगी भाई, और 0 से नीचे की वैल्यू को हमेशा किस में काउंट करेंगे भाई, माइनस में काउंट करेंगे। किस में काउंट होगी, माइनस में काउंट होगी। देखना y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, तो आप क्या बोलोगे कि y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हुई, माइनस के 3। तो y की वैल्यू 0 कहाँ पर है भाई, y की वैल्यू 0 यहाँ पर, और x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, माइनस के 3। अगर मैं 0 रखूंगा तो x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हो जाएगी भाई, 3। तो एक बिंदु आपका ये हो जाएगा भाई, -3,
0। और भाई x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई भाई, -6। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 2 रखने पर, y की वैल्यू कितनी रखने पर भाई, 2 रखने पर मुझे x की वैल्यू, y की वैल्यू 2 रखने पर x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हुई भाई, 6। तो एक बिंदु भाई आपका यहाँ हो जाएगा। 2 रखने पर y की वैल्यू मुझे 2 रखने पर, y की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ मैं, 2। तो मुझे x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है भाई, 6। तो एक जी बिंदु हो जाएगा -6,2। y की वैल्यू 2 रखने पर, y की वैल्यू कितनी है भाई, 2 रखने पर x की वैल्यू मुझे कितनी प्राप्त हुई भाई, 6। तो एक ना भाई, इन दो बिंदुओं से होकर एक रेखा नहीं खिंचेगी या नहीं। तो आप क्या कहोगे कि सर निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु है। तो जो बिंदु निकल के आए वो एक रेखा पर स्थित एक बिंदु ही तो है। क्या है ये, रेखा पर एक स्थित एक बिंदु है। भाई नोट पॉइंट याद रख लेना सिंपल, कि समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है भाई। ठीक है, नोट कीजिएगा इसे। भाई यहीं हूँ, नोट कर लो, साइड में खड़ा हुआ हूँ भाई, ये रहा, नोट कीजिए आप इसे आराम से। चलिए भाई रफ कर दूं भाई। बाद क्या होगा भाई, अब आपको रेखाएं पढ़नी है। रेखाओं का मतलब है भाई कि जो रेखाएं होंगी वो कितने प्रकार की हैं। तो रेखाएं हमेशा कितने प्रकार की होंगी, 3। पहली रेखा जिसे आप क्या बोलोगे, प्रतिच्छेद रेखा। क्या बोलोगे भाई इसे आप, प्रतिच्छेद रेखा। दूसरी जो रेखा होगी उसका नाम क्या है, समांतर रेखा। और जो तीसरी रेखा है उसका नाम क्या होगा भाई, संपाती रेखा। संपाती रेखा। देखिए भाई प्रतिच्छेद रेखा का मतलब क्या होता है, ऐसी रेखाएं जो, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को काट रही हो, ऐसी रेखाओं को आप क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद रेखा। जैसे कि एक रेखा ऐसे आई और एक रेखा ऐसे आई, तो ये दोनों रेखाएं काट रही हैं यहाँ पर भाई, तो ये कौन सी रेखाएं हो जाएंगी, प्रतिच्छेद रेखाएं। और इस वाले बिंदु को आप क्या बोलोगे भाई, प्रतिच्छेद बिंदु। ये कौन सा बिंदु है भाई, प्रतिच्छेद बिंदु। और ये रेखाएं कौन सी होंगी भाई, तो आप बोलोगे प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। भाई समांतर रेखा का मतलब क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों उन रेखाओं को आप क्या बोलेंगे, समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं ये, इनके बीच की प्रत्येक दूरी कैसी होनी चाहिए भाई, समान। कहीं भी देख लो आप, इनके बीच की अगर दूरी अगर समान है तो आप क्या कह दोगे, ये समांतर रेखाएं होंगी। और संपाती रेखा का मतलब क्या होता है, जब कोई रेखा एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा स्थित हो उस रेखा को क्या बोलेंगे भाई, संपाती रेखाएं। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। अगर आपसे जीवन में कोई पूछे कि बताइए कि प्रतिच्छेद रेखा का फॉर्मूला क्या है, तो आपको क्या बताना है, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। समांतर रेखा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, A1/A2 इक्वल B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2। क्या होगा इसमें, नॉट इक्वल C1/C2। इसमें क्या होगा भाई, तो आप बोलोगे A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। क्या होगा भाई, C1/C2 होगा। ठीक है, यहाँ तक इसे आप हमेशा याद रखना, ये क्या है आपका अद्वितीय हल है। क्या बोलोगे आप इसे, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है भाई केवल एक हल, एक हल। तो आपसे मैं पूछूं कि बताइए कि प्रतिच्छेद रेखा में हमेशा कितने हल होंगे, तो आप बोलोगे सर
अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, केवल एक हल होगा और प्रतिच्छेद रेखा का हमेशा फॉर्मूला क्या होगा, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ऐसे भाई समांतर रेखा का फॉर्मूला ये हो जाएगा और इसमें क्या होगा भाई, कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं होंगे। ठीक है भाई। ऐसे ही इसमें इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, इसमें क्या होगा भाई, अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे भाई इसमें, अनेक हल होंगे। इसमें भाई अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा। इसमें भाई कोई भी हल नहीं होगा, समांतर रेखा में कभी भी कोई भी हल नहीं होता है और समपाती रेखा में अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे भाई। अब इसके बाद इसे आप अवरोधी रेखा भी बोलोगे। क्या बोलोगे भाई, कौन सी रेखा है भाई, अवरोधी रेखा। अवरोधी रेखा बोल लो या फिर अवरोधी समीकरण बोल लो भाई, आपकी इच्छा है। अवरोधी समीकरण, ये जो समीकरण होगा भाई, ये एक तरीका से आपका विरोधी समीकरण है। कौन सा समीकरण है, विरोधी समीकरण। और भाई ये भी आपका कौन सा समीकरण कहलाता है भाई, अवरोधी समीकरण ही कहलाएगा, अवरोधी समीकरण। बात क्लियर हुई यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद इसे आप संगत समीकरण भी बोल सकते हो। कौन सा समीकरण है ये, संगत समीकरण। इसे आप क्या बोलोगे भाई, असंगत समीकरण। असंगत समीकरण, ये संगत समीकरण होगा, तो ये कौन सा समीकरण होगा भाई, असंगत समीकरण। और ऐसे ही ये क्या होगा भाई तुम्हारा, संगत समीकरण। इसे हम आक्षित समीकरण भी बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे, आक्षित समीकरण भी बोलेंगे। ठीक है भाई। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि कौन सा समीकरण क्या है, कौन सा समीकरण नहीं है भाई। इसे अगर आप याद ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद रख लेना। इसे ना याद करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये याद रखना आक्षित समीकरण क्या है। ठीक है, नोट कीजिएगा भाई इतना। काम से आऊं मैं। चलिए भाई, यही हूँ, इसमें ही बता रहा हूँ आपको कि इसमें भाई आपके जो जैसे कि इस दो समीकरण दिए होंगे, समीकरण को आप तीन प्रकार से हल करोगे। कितने प्रकार से हल करोगे भाई, तीन प्रकार से। पहला भाई कौन सा है, प्रतिस्थापन द्वारा। प्रतिस्थापन द्वारा। दूसरा है भाई विलोपन विधि द्वारा। विलोपन विधि द्वारा, ठीक है। और तीसरा जो होगा भाई वो होगा आपका वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। तो आप अगर दो चर वाले रेखिक समीकरण को जो हल करोगे वो कितनी विधियों द्वारा करोगे भाई, तीन विधि। पहली प्रतिस्थापन विधि रहेगी, दूसरी विलोपन विधि रहेगी और तीसरी वज्र गुणन विधि रहेगी। जैसे कैसे हल करेंगे भाई वो भी देखिएगा। जैसे कि मैंने मान लो एक इक्वेशन ले ली x प्लस के y बराबर 2 और एक इक्वेशन ले ली भाई मैंने 2x माइनस के 3y बराबर 4। तो ये इक्वेशन पहली ली और ये मैंने इक्वेशन सेकंड ली। ये दोनों इक्वेशन मुझे किससे सॉल्व करनी है, तो आप बोलोगे सर प्रतिस्थापन द्वारा भी हल करके देखना है, विलोपन द्वारा भी हल करना है और इन्हीं इक्वेशनों को वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना है और देखना है कि x और y की वैल्यू समान आएंगी या फिर नहीं आएंगी। तो भाई कौन सी विधि लगाऊंगा, पहली में प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन
विधि। तो आप क्या बोलोगे सर, प्रतिस्थापन में हमेशा याद रखना, प्रतिस्थापन में या तो इक्वेशन फर्स्ट लो या फिर इक्वेशन सेकंड। जैसे मैंने ले लिया समीकरण फर्स्ट से, अगर मैं समीकरण फर्स्ट लूंगा x प्लस के वाई बराबर कितना हो जाएगा 2। अगर यहाँ से मैं मान लीजिए y की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 2 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा भाई 2 माइनस के एक्स। हमेशा एक बात याद रखिएगा आप, जो मैंने समीकरण लिया है फर्स्ट और जो फर्स्ट से मैंने y की वैल्यू निकाली है, इस y के मान को समीकरण फर्स्ट में नहीं रखेंगे। जिस समीकरण से मैंने x या y की वैल्यू निकाली है उस समीकरण को उसमें दोबारा नहीं रखेंगे। अगर आप रखोगे तो वो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 0। जैसे कि मैंने ये जो y की वैल्यू निकाली है समीकरण फर्स्ट से निकाली, और अगर आप इस y की वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में ही रखोगे तो ये पूरा मान कितना आ जाएगा भाई 0। ना तो x की वैल्यू निकल पाएगी और ना ही यहाँ से y की वैल्यू निकल पाएगी। तो आपको क्या करना है, जो मैंने समीकरण फर्स्ट लिया है, ठीक है, इस समीकरण फर्स्ट से जो मैंने y की वैल्यू निकाली, इस y की वैल्यू को किसमें रखोगे समीकरण सेकेंड में। तो आप क्या लिखोगे, y का मान समीकरण किसमें सेकंड में रखने पर, जैसे ही भाई रखोगे समीकरण सेकंड में तो 2x माइनस के 3, y की वैल्यू कितनी है भाई 2 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा भाई 4। तो ये कितना हो जाएगा भाई 2x माइनस के 6 और प्लस के 3x बराबर कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा या नहीं। यहाँ से आप अगर देखो 2x और 3x कितने हो गए भाई, तो आप बोलोगे सर कितने हो गए 5x, और भाई ये माइनस की 6 बराबर कितना हो गए भाई 4। तो 5x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 प्लस 6 हो जाएगा, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 10। काटोगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई भाई 2। आप क्या कह दोगे सर x की वैल्यू कितनी निकल के आई 2। अब इस x के मान को किस में रखोगे आप, y की जगह, हमें y का भी तो मान निकालना है। तो y बराबर कितना दिया भाई 2 माइनस एक्स, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा भाई 0। x की वैल्यू कितनी निकल के आई भाई 2 और y की वैल्यू कितनी निकल के आई 0। कौन सी विधि द्वारा, तो आप बोलोगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब देखिए इसी सवाल को मैं विलोपन विधि से करके देखूं कि भाई विलोपन विधि से करने पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 निकल के आएगी या नहीं निकल के आएगी। भाई 1 मिनट रुकिए। देखिए भाई इसी सवाल को आपको किससे करके देखना है, विलोपन विधि। तो सेकंड पे आप क्या डालोगे भाई विलोपन। तो भाई इक्वेशन कितनी दी हुई है, x प्लस वाई बराबर 2 और 2x माइनस 3y बराबर कितना दिया हुआ है भाई 4। किससे हल करना है भाई, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। तो आप क्या कहोगे सर, हमेशा एक बात याद रखना कि विलोपन विधि में या तो भाई x की वैल्यू समान करो या फिर y की वैल्यू, ऐसी वैल्यू समान करनी है दोनों इक्वेशन में, या तो x की वैल्यू को समान करके दिखाओगे या फिर दोनों ही इक्वेशन में y की वैल्यू को समान कर कर दिखाओगे। जैसे अगर मैं इसमें मान लीजिए 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा सर 2x प्लस के, और इसमें 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x 2y बराबर कितना हो जाएगा भाई 4, और 1 का करूंगा भाई तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा भाई 4। हमेशा याद रखना 2 का मल्टीप्लाई भाई इसमें भी होगा, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा भाई, इसमें भी होगा, ऐसे 1 का मल्टीप्लाई भाई इसमें भी होगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और 1 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। तो भाई अब क्या करोगे, चिन्ह चेंज, तो ये माइनस है प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। क्या लिखोगे यहाँ पर, घटाने पर, क्या करने पर भाई घटाने पर। तो देखना भाई 2x से 2x खत्म हो जाएगा, ये कितना बचेगा आपका 5 और ये 0, तो y की वैल्यू निकालोगे तो 0.5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 0। y की वैल्यू कितनी निकल के आई भाई आपकी 0 निकल के आई। अब इस y का मान, y का मान समीकरण
किस में रखोगे, फर्स्ट में। तो भाई ये मान लो कि ये समीकरण आपका कौन सा है भाई, ये फर्स्ट समीकरण है, और ये कौन सा समीकरण था भाई आपका सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट कौन सा है भाई, x प्लस के वाई बराबर 2, वाई की वैल्यू कितनी रखोगे भाई 0, तो x प्लस के 0 बराबर 2, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई भाई 2। तो ये कौन सी विधि द्वारा निकाला भाई हमने, विलोपन विधि द्वारा। और हमने क्या देखा कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, और उसी के अनुसार विलोपन विधि द्वारा भी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। और इसी क्वेश्चन को हम किससे करेंगे भाई, बज्रगुणन विधि से। ठीक है भाई। तो भाई इसमें कैसे सवाल आएंगे भाई, आयु संबंधित सवाल आएंगे। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। जब मैं 4 वर्ष का था तो मेरी बहन मेरी आयु की आधी थी। जब मैं 4 वर्ष का था तो मेरी बहन मेरी आयु की आधी थी। तब मैं 100 वर्ष का होऊंगा तो बताइए मेरी बहन मेरी आयु की कितनी है। जब मैं 4 वर्ष का था तो मेरी बहन मेरी आयु की आधी थी। जब मैं 100 वर्ष का होऊंगा तो मेरी बहन की आयु कितनी होगी। भाई कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई।